बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। मैंने गालिबन 1-2 दिन पहले ये खबर दी थी आपको कि नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ, और नवाज शरीफ साहब के पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं है। वो मफाहमत चाहते हैं क्योंकि उनके हाथ से सारी गेम निकल गई है। मियाँ साहब को लगा कि उनके पास मकबूलियत आ जाएगी, और उन्हें लगा कि उनकी कबूलियत भी हो जाएगी, मकबूलियत भी हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बन जाएंगे। इनमें से कोई काम भी नहीं हुआ। हत्ता कि उनकी बेटी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही। हालांकि उन्होंने एक रिलीफ पैकेज भी दिया, उसके बावजूद भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए जो है वो इश्तिहारों पे लगाने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो जब मैंने ये खबर दी ना कि नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने, देखिए इन्होंने जो खबर जारी की थी ना वो बड़े 2 नंबर तरीके से की थी। इन्होंने किया ये था कि ये कह रहे थे सारे स्टेक होल्डर, सारे सियासतदान। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि सारे सियासतदानों में सारे तो हुकूमत में हैं या इनके दोस्त हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से इनके ताल्लुकात हैं। बात तो इनकी सबसे हो रही है, जो एक बंदा नहीं बैठ रहा वो इमरान खान है, जिसके साथ इनकी बात नहीं हो पा रही। और दूसरा मामला जब ये कहते हैं कि इदारे या स्टेक होल्डर, तो ये फौज की बात करते हैं कि फौज भी बैठ जाए तो बैठ के मुज़ाकरात कर लें। मैंने ये आपको चीज़ें पहले बताई थी। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हों या एहसन इकबाल साहब हों या पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, इन लोगों ने खप डाल दी पाकिस्तान में। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि नवाज शरीफ तो इमरान खान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, वो तो 9 मई वाले हैं, उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इन्होंने मीडिया पर खबरें छपवाई कि जनाब मामला ये है कि हम तो डिवाइड हो गए हैं मुज़ाकरात के मामले पर। सब गलत। इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इमरान खान से बात करने के अलावा। इनको जब तक ठप्पा नहीं लगेगा ना, इमरान खान साहब के पास वो मोहर है जिससे वो ठप्पा लगाएंगे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब जब इनको हुकूमत तस्लीम करेंगे और इनके साथ बैठकर मामलात को तय करेंगे, अब उसके 10 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन पॉलिटिकल निकले जिसमें सारे बैठे और पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, या कम से कम ये चीज़ें तय हो जाएं कि मैंडेट की वापसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी, यानी अदलिया के जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उनके फैसलों को तस्लीम किया जाएगा। तो ये चीज़ें टेबल पे ही हल होती हैं। 2 मुल्क आपस में जंग करते रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं, फिर बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी मुतालबात हैं उनसे पीछे हटे बगैर वो कहते हैं मुज़ाकरात में आऊँगा मैं। वो कहते हैं जी बुनियादी मुतालबात क्या है, कि वो कहते हैं मैंडेट वापस आना चाहिए। अब पीटीआई उसके 2 तरीके बताती है। एक पीटीआई ये बताती है कि या तो आप अदलिया के रास्ते में रुकावट ना डालें, अदलिया को फैसले करने दें, अदालत के जरिए से हमारा मैंडेट हम जितना वापस ले लें वो ले लें। इस तरह तो 1.5 महीने में पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी पाकिस्तान में और पंजाब में, और इवन कराची की बहुत सारी सीटें चली जाएंगी। और पीएमएलएन जो है वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं रहेगी, अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आ जाएगी। इस तरह तो ये होगा। दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं या तो फिर दोबारा इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करवा दें, पीटीआई ये कहती है, उसके जरिए से लोगों को फिर फैसला करने दें। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी देखें, ये इलेक्शन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कुएं में पड़ी हुई है। वो मिसाल में कुत्ता कहते हैं ना, कुएं से जब तक कुत्ता नहीं निकालेंगे तब तक वो पाक नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी जब तक ये आप नहीं करेंगे ना मामला ठीक नहीं होगा। ये इलेक्शन कुएं में कुत्ते वाला हिसाब है। ये उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इशारतन ये बात मिसाल देते हुए कही। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब को एक इंटरव्यू दिया। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि बाकी लोगों की तरह ये भी आगे चढ़ाई कर देंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह नवाज शरीफ के बाद करीबी साथियों में से, और उनको एतमाद में लिया गया है, और वो बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें जानते हैं या उन मामलात में वो मशगूल हैं, या उन मामलात के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब इन्वॉल्व हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल साहब को घास नहीं डाली गई। अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की सीट भी तो आपको पता है कैसे मिली है। वो दोनों फार्म 47 के ऊपर आए। राणा सनाउल्लाह ने फार्म 47 पे आने से इनकार कर दिया था और वहाँ पे निसार जट सब जीत गए थे। तो कम से कम राणा सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने, खुर्रम दस्तगीर ने जो है वो इस किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जैसा नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने, इनके सारे ख़ानदान ने किया। उन्होंने बताया कि वो इज़्ज़तदार सियासतदान भी हैं और कम से कम उनको इतना पता है कि जीत जीत होती है, हार हार होती है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात की बात करते हैं सबसे, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। यानी अब ये ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाए, और एक ही जमात है जिससे सबने मुज़ाकरात करने हैं, चाहे वो फौज कर ले, चाहे वो PMLN कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले, जो मर्जी करे, एक ही जमात है, मैंडेट ही उनका सारा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, बिल्कुल उनसे क्यों नहीं, मियाँ साहब का यही मतलब है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो जब 9 मई की बात पूछी गई, शादिब खानज़ादा ने वो सवाल किया, मेरे दिमाग में भी था कि ये बात यहाँ पूछी जानी चाहिए, और कह रही आपकी पार्टी तो कह रही है 9 मई इनसे बात ही नहीं हो रही। वो तो जनाब फौज का बयानिया है, DG ISPR ने जो कहा था वो ठीक है, उनका काम है, लेकिन पॉलिटिकल मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल पार्टियों ने करने हैं, तो हम वो करना चाहते हैं। तो इधर से हमें 2 बातें समझ आ गई। एक, 9 मई के बयानिए को PMLN सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है कि इमरान खान से बदला ले सके, क्योंकि इमरान खान बेइज्जत बहुत करते हैं। वो ये कहते हैं चोर डाकू हैं, मैं क्यों इनसे मुज़ाकरात करूं, मेरा मैंडेट चोरी करके बैठे हुए डकैती मार के, मैं नहीं इनसे बात करता, तो इनको बेइज्जती होती है। तो फिर ये, और दूसरा ये कि इनको डर लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं इमरान खान ने न्यूट्रल कर दिया या उन्हें कहा कि आप निकले बाहर, गैर जानिबदार हो जाए इस सारे मामले में से, तो वो तो बल्डोजर बन जाएगा, वो फौरन बाहर आ जाएगा और बाहर आके हमें रोंद के रख देगा, हमारी सियासत वो चंद घंटों में तबाह कर देगा। इनको इस बात का भी आइडिया है। यानी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो ना, तो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस ये वो सारे, ये इमरान खान को 2 घंटे के लिए भी नहीं रोक सकते। अवाम का इतना बड़ा, और फौज की लोग इज्जत करते हैं, फौज के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ है, और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, तो मैं फौज को कमजोर नहीं करना चाहता, मजबूत देखना चाहता हूं। वो दिफा की जामिन है, इमरान खान साहब ये बात करते हैं। अब मामला इसमें यह है कि 2 चीजें क्लियर हुई। एक, नून लीग 9 मई का बयानिया सिर्फ इसलिए उठाती है कि उनकी बेइज्जती होती है तो वो उठा लेते हैं। नंबर 2, जब वो डर जाते हैं कि कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल गई तो हमारा तो खाना खराब हो जाएगा, 2 वजह से वो उठाते हैं। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने, उनकी बातों से ये साबित हो गया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की है, ये भी साबित हो गया, और क्लियरली नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब चोरी का माल वापस करेंगे? देखिए, फर्ज करें ना, अब एक चोर है, वो आपके घर से सामान उठाकर ले गया है, और अब वो कह रहे हैं जी मेरे साथ बैठकर मुज़ाकरात करो, तो भाई सबसे पहले तो सामान सरेंडर करना पड़ेगा ना। या तो अब अदालत के पास सरेंडर करेंगे जी, अदालत फैसला कर दे, या आप ये कहेंगे चलो दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं, कोई रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा ना। या ये चोरी का माल भी आप रख लें और कहिए हमारी हुकूमत भी रहेगी, हम ही यहाँ पे हुक्मरान रहेंगे, आप हमारे साथ जनाब मुज़ाकरात कर लें। तो फिर किन चीज़ों पे मुज़ाकरात होने? इमरान खान जिन चीज़ों पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो चीज़ें ही वो हैं जो नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी हुई हैं। यानी जाली मैंडेट पहली चीज़, फिर जाली मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो ये सारी चीज़ें जब माइनस हो जाएंगी तो तभी मुज़ाकरात में आगे बढ़ा जा सकता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और वहां से फिर हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है, जो उनको लेकर आए हैं, उनसे बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। वो फिर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से बात करना, डाके को तस्लीम करना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा मेरी कोई नजरें कमजोर तो नहीं थी, मैं जब शौकत खानम बना रहा था या यूनिवर्सिटीज बना रहा था, भाई मैं चाहता तो मैं भी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना लेता, मैं चाहता तो मैं भी पोल्ट्री फार्म्स बना लेता, बहुत बड़े बड़े मंसूबे लगा लेता, शुगर मिलें बना लेता और बेशुमार पैसा कमाता। लेकिन इमरान खान साहब ने इज्जत कमाई है, और उनके पुराने से पुराने इंटरव्यूज भी आप निकाल कर देखें तो इमरान खान में आपको 100 बुराइयां आप ढूंढ लेंगे, 100 कमियां और कोताहियां आप ढूंढ लेंगे, लेकिन एक चीज आपको हर जगह मिलेगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं हमेशा से, और इसलिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ जोर लगाया। नादरीन, अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई हुकूमत के लिए। मैंने आपसे कहा था कि ये छोटी बात नहीं है, इसके असरात होंगे। यानी जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इसके बिल्कुल असरात हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बहुत बुरा शगुन है। सोचना होगा कि कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे हो गए हैं। इस्तीफे को मौखर किया जाए और बात की जाए। देखें ख्वाजा साहब, जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे ना, या आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से नाराज थे, तो वो बलोच रहनुमा जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पे उनकी शिकवे और शिकायतें थी वो आपके साथ थे। फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए और आपने उनके साथ डील कर दी। अब तो ये बातें भी बाहर आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेस वाली रिपोर्टें थी उनको बाकायदा खुफिया एजेंसियां मैनेज करती थी, और ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात की है, और अपोजिशन लीडर हैं वो, उन्होंने ये बात की कि जी ये 2 नंबरी हुई थी उस वक्त हमारे साथ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेस के मामले में। मैंने ये चैलेंज भी किया हुआ है कि जो अस्पताल मियां साहब वहाँ पहुंचे बरतानिया में, तो जो उनकी पहली 2-4
जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट की, वो आप मंजरे आम पे ले आए तो पता चल जाएगा सारी दुनिया को कि मियाँ साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला था, वहाँ जाते ही इनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए थे। तो ये वजह है कि वो आपको छोड़कर जा रहे हैं सारे ऐसे लोग जो लोग पाकिस्तान में आपसे इनकलाब की या आपसे तब्दीली की तवक्को रखी हुई थी, जिन्होंने उन्हें आपने बहुत मायूस किया है। वैसे इसका जवाब जो है वो खुद अख्तर बेंगल साहब ने भी दिया है। अख्तर बेंगल साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो हक पर थे और मैं तारीख की गलत साइड पे खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि अख्तर बेंगल साहब जैसा बड़ा सरदार, बलूचिस्तान में उनका सिक्का बोलता है, इतना बड़ा सरदार इतने खुले दिल के साथ अपनी गलती तस्लीम करे और 2.25 साल के अंदर करे। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है वो हक पर थे और मैं तारीख की गलत सिमत में खड़ा था और मैं कुछ भी नहीं कर सका अपने बलोच लोगों के लिए, लेकिन मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब PMLN के लोग कह रहे हैं जनाब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम अख्तर बेंगल साहब को मना सके और मनाने के लिए जो है वो अब लोग जाएंगे। लेकिन एक बात अख्तर बेंगल साहब ने और बताई है और वो उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनका स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने कहा जी मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 4 नौजवानों की लाशें मिली, बताया गया जी कि इनका इनकाउंटर हुआ है, यानी मुकाबले के अंदर ये मारे गए हैं। तो उनकी तशद्दुद की वजह से उन पर बहुत सारे तशद्दुद के निशानात थे और उनमें से नौजवान की आंखें भी निकली हुई थी तशद्दुद कर करके। तो उन्होंने कहा क्या वो बगैर आंखों की लड़ रहा था जब उसका इनकाउंटर हो गया? तो ये सवाल उन्होंने उठाया है और उनको मुख्तलिफ उनके बहुत सारे सवालात हैं। देखिए बलूचिस्तान का मामला बड़ा कम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां रियासत की है। रियासत की पॉलिसी में झोल हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, रियासत की नेग्लिजेंस हो सकती है, नालायकी हो सकती है, लालच हो सकती है, इक्तदार का हवस हो सकता है, या ज़ाती मफादात कई लोगों के हो सकते हैं जिनकी नज़रें हमेशा बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को हुकूक दें ही ना और दहाइयाँ गुजर जाएं, तो पूरी दुनिया के अंदर ये पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। जब आप लोगों को हुकूक नहीं देते तो वायलेंस शुरू हो जाता है बदकिस्मती से। ये बात रियासत के समझने वाली, और रियासत को ये बात जितनी जल्दी रियासत समझे उतना बेहतर है। नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की तरफ क्यों जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे पास एक खबर में मौजूद है। एक्चुअली हुआ ये कि इन्होंने पंजाब में एक रिलीफ दिया था, वो रिलीफ इनके गले पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो दीगर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना फ़ायदा निकालने के लिए जो है पंजाब के अंदर 14 रुपये का रिलीफ तो दिया, इसमें इन्होंने वफाक से भी अरबों रुपया लिया और पंजाब से भी अरबों रुपया डाला। लेकिन ये बारूदी सुरंगें हैं जो अब ये बिछा रहे हैं दोबारा। यानी ये पैसा ऐसे कामों पे लगा रहे हैं जिसमें इनको पॉलिटिकल फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अब वो हालात नहीं है कि आप इस तरह रिलीफ दे सकें। देखिए आए तो ये इसी वादे के साथ थे, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारे इसी वादे के साथ आए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन इन्होंने आने के बाद आवाम को दी तकलीफ, और इतनी तकलीफ दी आवाम को कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस मईशत के साथ ये रिलीफ दे ही नहीं सकते, ये नहीं दे सकते। इमरान खान भी आ जाएंगे, वो भी नहीं दे सकेंगे। मेरे से आप लिख कर ले लें, इमरान खान साहब आज हुकूमत में आ जाएं तो ये इकॉनमी ठीक नहीं होगी। ना पेट्रोल सस्ता होगा, ना डॉलर की कीमत कम होगी, ना ये गैस सस्ती, ये चीज़ें नहीं हो सकती। उसका रीज़न है ना एक, ये एकदम ठीक हो ही नहीं सकती। अभी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, कम से कम पाकिस्तानियों को एतबार आएगा, पाकिस्तान में सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा। थोड़ा सा लोग जो है पाकिस्तान जो जा रहे हैं छोड़ के वो जाना रुकेंगे, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा निकालना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फिर आहिस्ता 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 आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। ये तबाही फेरते हुए तो 2 साल लगते हैं, ठीक करने में 5 साल लग जाते हैं। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया वजीर आजम 2017 में, नवाज शरीफ को हटा गए, तो उसके बाद इन्होंने जो मईशत में तबाही फेरी, इमरान खान साहब को ठीक करते करते कोविड के बावजूद 3 साल लग गए थे। और जब वो रिलीफ देने का फैसला कर रहे थे उस वक्त उनकी हुकूमत गिरा दी गई। ये बात मैं आपको पहले वाकया सुना भी चुका हूँ मिफ्ता इस्माइल वाला, कि उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा से कहा था कि दुआ करें हम इलेक्शन ना जीतें, क्योंकि अगर हम जीत गए तो 3 साल तक तो कमर ही सीधी नहीं होगी जो हमने मईशत के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अब नवाज शरीफ साहब एक तरफ यही काम कर रहे हैं, लेकिन IMF ने इनको गिच्ची से पकड़ लिया है। IMF ने क्या कहा, जरा ये आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि IMF ने बड़ी सख्त शराइत रख दी हैं दोबारा से। और ये जो खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये शहबाज राणा साहब की खबर है। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों पर 14 रुपए का जो रिलीफ दिया गया,
सब्सिडी की जो फराहमी है वो 30 सितंबर तक ख़त्म करने का IMF ने मुतालबा कर दिया। और मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हम 3 शराइत रख रहे हैं। यानी अभी जो 13 तारीख तक का शेड्यूल है उसमें भी पाकिस्तान नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था 4 तारीख तक नहीं है, फिर 9 तारीख तक नहीं है, अब 13 तारीख का पता चला है कि वहां तक भी IMF के शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं है। तो फिर पाकिस्तान है कहां? वो अब ऐसा लगता है कि शायद सितंबर के महीने में वो देखेंगे कि पाकिस्तान करता क्या है। अच्छा, उन्होंने 3 शराइत रखी हैं। एक तो जो ये 700 अरब रुपए का एक इनका मंसूबा था सोलर पैनल देने का, लगता है कि वो भी खतरे में पड़ गया है और वहां मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जो सरकारी ज़राए हैं उनसे ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 14 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, उसके बाद IMF ने सूबों पर कड़ी शराइत आयद कर दी हैं, जिसके तहत IMF के 37 माह के $7 अरब के प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान को मिलना है तो उस दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दे सकेगी। यानी ये जो इन्होंने ये कहते हैं ना मिनट बाद मियाँ साहब ने ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे दे दिया, कौम का पैसा लुटा दिया। और भाई जब आप ये कारखाने लगा रहे थे ना मियाँ साहब, तब आपको अक्ल होनी चाहिए थी, तब आपको समझ होनी चाहिए थी कि ये जो मुआहदे आप कर रहे हैं ये कल को गले का सांप बन जाएंगे, ये मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। हमारी बिजली की ज़रूरत जो है वो आधी है, बिजली आपने डबल से ज़्यादा बना दी है। ट्रांसमिशन लाइन इतनी बिजली दे नहीं सकती पाकिस्तानियों को जितनी आपने बिजली पैदा कर दी है, और वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही। और कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही, उसमें हम अरबों रुपया दे रहे हैं पावर प्लांट्स को, IPPs को, और एक साल में कितना 2100 अरब रुपया। यानी कोई पागल ही होगा जो इस तरह का मुआहदा करेगा जैसे मुआहदे मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए किए हैं। बहरहाल शराइत के मुताबिक सूबों में बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, और वफाकी हुकूमत जो है उसके साथ कुछ और चीज़ें तय की जाएंगी। मेरे ख्याल में मुश्किलात और बढ़ रही हैं, और यही मुश्किलात है जो नवाज शरीफ साहब को लेकर जाती हैं कि जी मुज़ाकरात करो। फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। खासे फजलुर रहमान साहब भी बरहम है और बहुत गर्म है। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क से अलग करने के हालात बन रहे हैं, ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। जैसे माजी में उन्होंने एक हवाला दिया और कहा कि बंगाल को मुल्क से अलग करने के हालात बने थे, वैसे हालात बलूचिस्तान और KP में बन रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये पार्लिमान को अपने घर की लौंडी और सियासतदानों को हकीर समझते हैं, इनको पॉलिसियां बदलनी पड़ेंगी। ये एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब। तो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया, चीज़ें और भी हैं आपके साथ शेयर करते हैं लेकिन बाद में अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।